कुल मिलाकर अपन जहाँ बात कर रहे थे वहीं से फिर अपन शुरू करेंगे और मैं फिर से स्क्रीन पर लाता हूँ। ओके, ठीक। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर शासन में इनका ये पक्ष कमजोर है। आपने अपना देख लिया होगा कि कौन सा आपका पैरामीटर यहाँ पर कमजोर है। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इंडिकेटर लिखे हुए हैं उस एरिया के शासन के। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो बात आई कि जो कमजोर इनका पैरामीटर है वो है संचालन का पर्यवेक्षण। यानी प्रबंध कार्यकारिणी अच्छी होने के बाद भी अगर विद्यालय की मॉनिटरिंग नहीं करेगी तो वो विद्यालय प्रभावित होगा निश्चित रूप से। उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता में ये अंतर आएगा। इसलिए हमने ध्यान रखना कि सारे के सारे पैरामीटर, सारे के सारे इंडिकेटर में ये संतुलित अनुपालन होना चाहिए, संतुलित विकास होना चाहिए। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सुधार के लिए प्राथमिकताएं इंडिकेटर वाइज यहाँ पर दी हुई है। सबसे कमजोर इंडिकेटर ऊपर दिया हुआ है और सबसे बनिस्पत अच्छा ये नीचे दिया हुआ है। तो बॉटम टू टॉप जिसको हम कहते हैं ना, बॉटम यानी कमजोर और टॉप यानी ठीक ठाक, बॉटम टू टॉप ये इंडिकेटर यहाँ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर इस विद्यालय को विकास करना है गवर्नेंस के एरिया में, तो यहाँ समिति के विद्यालय पर्यवेक्षण प्रतिवेदन इस पर फोकस करना पड़ेगा, उसके अभिलेखन पर फोकस करना पड़ेगा। यानी प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य निश्चित समय पर निश्चित योजना बनाकर विद्यालय की मॉनिटरिंग के लिए जाएं, विद्यालय के निरीक्षण के लिए जाएं और वहां पर क्या सुझाव देकर आ रहे हैं वो प्रधानाचार्य के लिए अथवा आचार्य के लिए, उन सारे सुझावों को लिखित में वहां एक कोई रजिस्टर होगा उसमें लिख कर आए और उसके बाद उसके आधार पर प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में उन विषयों पर चर्चा करें। दूसरा है समिति के पर्यवेक्षण की प्रकृति। यानी मैनेजमेंट कमेटी कैसे स्कूल की विजिट करेगी, कैसे स्कूल की मॉनिटरिंग करेगी, उसके लिए क्या कोई सिस्टम बना है, क्या कोई सिस्टम वहां काम करता है, इस पर यहाँ काम करने की आवश्यकता है। और तीसरा है समिति का अद्यतन ज्ञान एवं जागरूकता। देखिए भाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा क्षेत्र में अगर हम काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके प्रबंधन कार्यकारिणी में जुड़े हैं, तो हर ने अपने आप को अपडेट रखना होगा। प्रबंध कार्यकारिणी भी नई नई चीजों से अपने आप को अपडेट करती है क्या, ये यहाँ पर ध्यान में आ रहा है कि यहाँ कमजोर है ये कड़ी। तो यहाँ की प्रबंध कार्यकारिणी को लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। नए नए जो इनोवेशंस हो रहे हैं शिक्षा में, नए नए जो नवाचार हो रहे हैं, नई प्रणालियां आ रही हैं, इनोवेटिव एक्टिविटीज जुड़ रही है शिक्षा क्षेत्र में, इन सब का अध्ययन समिति को होना चाहिए। चाहे वो नई एजुकेशन पॉलिसी ले लें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी रिलीज हुई है, क्या उसका अध्ययन किया है प्रबंध कार्यकारिणी ने, उसके आधार पर विद्यालय के संचालन की क्या योजना बनानी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर अपडेट रखे समिति अपने आप को, ये बात यहाँ पर ध्यान में आ रही है। निर्णय निर्माण यानी सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया विकसित करनी पड़ेगी। बैठकें हों प्रॉपर, बैठकों के बाद यहाँ पर निर्णय जो है सामूहिक रूप से लिए जाएं, छोटे छोटे ग्रुपों में कामों का बंटवारा हो, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में आ रही। समिति के बैठकों से संबंधित अभ्यास आचरण यानी प्रॉपर समिति की बैठकें होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ कमी दिखाई दे रही है। यानी जितनी बैठकें अपेक्षित हैं उनके संविधान में, उनको देखकर जो है समिति की बैठकें यहाँ पर आयोजित हों। अब दूसरा एरिया जिस पर हम बात करेंगे वो दूसरा एरिया प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के जो बार चार्ट दिख रहे हैं आपको, स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया प्रबंधन का बार चार्ट ये छोटा है, परिसर प्रबंधन का उससे बड़ा है और वित्त प्रबंधन का सबसे बड़ा बार चार्ट है। यानी एक झटके में यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ का वित्त जो है, वित्त के रखरखाव की व्यवस्था तो ठीक है, सामान्यतः ये स्थिति पूरे देश भर के विद्यालयों की है। पर जो महत्वपूर्ण बात है, अगर ये समेकित विकास हुआ होता तो ये तीनों बार चार्ट बड़े होते। और देखिए ओवरऑल विद्यालय को यहाँ B+ मिला हुआ है इसको, पर एडमिनिस्ट्रेशन में इसको B मिला है और प्रक्रिया प्रबंधन में C मिला है। ये आपको ध्यान आता है कि इससे C मिला है, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट यहाँ की कमजोर है,
प्रोसेस मैनेजमेंट यानी किसी भी काम को करने के लिए जो लिखित विधान है वो यहाँ कम बने हैं, यानी लिखित रूप से सारी की सारी चीजें यहाँ होनी चाहिए, चाहे वो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की बात हो, यानी कैसे व्यवस्थाएं संचालन हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो शिकायत निवारण की बात हो, कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं इनकी प्रभावित हैं, प्रक्रियाएं कमजोर हैं, इसलिए ये बार चार्ट जो है ये नीचे है। इस बार चार्ट को भी इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाकर ये इस श्रेणी में भी B+ में ये जा सकते हैं। वित्त में भी काम करने की आवश्यकता, परिसर प्रबंधन में भी। अब कमजोर क्या है इंडिकेटर, वो यहाँ से हमें दिखाई देगा। तो साइड में हम जा सकते हैं, तो देखें कि सबसे पहले यहाँ शिकायत निवारण व्यवस्था यहाँ कमजोर है इस विद्यालय की। शिकायत निवारण यानी प्रत्येक स्टेक होल्डर को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। कोई समस्या है उनको तो वो कहाँ कहेंगे, तो उसके लिए एक शिकायत निवारण के लिए कोई एक सिस्टम हमारे विद्यालय में बना है। हाँ बना है, वैसा क्या बना है कि एक शिकायत पेटी प्रधानाचार्य कक्ष के सामने लगी हुई है। प्रधानाचार्य कक्ष के सामने शिकायत पेटी लगने से शिकायत निवारण आपने ठीक कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको उसका माहौल बनाना पड़ेगा। हर स्तर पर शिकायतों को निपटाने के लिए कोई ना कोई कमेटियां बनानी पड़ेंगी। बच्चों की शिकायतें हैं तो उसके लिए अलग समिति है, पालकों की है तो उसके लिए अलग समिति है, बहनों की कोई समस्या है तो उसके लिए अलग समिति है। और ये सारी समितियां जो है, सारी शिकायतें हर चैनलों से होकर केंद्र तक यानी मैनेजमेंट कमेटी तक जाती हैं और इनके निपटाने की व्यवस्था है, इन शिकायतों के समाधान की व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं कमजोर है। दूसरा, विक्रेता प्रबंधन प्रणाली, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें इनको सुधार की आवश्यकता है। यानी हर चीज को खरीदने के लिए एक कोई निश्चित नियम नहीं बने हैं, यहाँ निश्चित नियम बनाने होंगे। खरीदी के लिए एक उप समिति बनानी होगी, क्रय समिति बनानी होगी, और 3 टेंडर बुलाकर सामान परचेसिंग की व्यवस्था, यानी जो वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम होता है उस पर काम करने की आवश्यकता है। सुविधाओं का संधारण यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट, इस पर काम करने की आवश्यकता है। विद्यालयों में जितनी सुविधाएं हैं उसको प्रॉपर तरीके से विद्यालयों में रख रखाव की आवश्यकता है। उपकरण संधारण प्रणाली भी ये ठीक करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर ये हमारे जो इंडिकेटर हैं ये हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आप थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए प्रधानाचार्य कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा पैरामीटर कमजोर है, कौन सा चार्ट आपका नीचे है वो लिखिए। प्रक्रिया प्रबंधन, परिसर प्रबंधन अथवा वित्त प्रबंधन। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए, भूल नहीं गए हो तो खड़े हो जाइए। यस, जो लेटे हैं वो बैठ जाइए। शिवराम जी, हाँ अच्छा तबीयत खराब है, ठीक है। तो चैट बॉक्स में लिखिए, लिखिए कि कौन सा पैरामीटर आपका कमजोर है। हाँ जी, सब प्रधानाचार्य लिखें। 12 अंक की 3 नंबर लिखा है। वित्त प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन कमजोर है कोसगंज का। फतेहपुर का भी प्रक्रिया प्रबंधन कमजोर है, ठीक है। राजन जी भाई सब देखते जाना। राजन बाबू जी, आपको प्रक्रिया प्रबंधन को ठीक करने के लिए, क्योंकि अधिकांश के ठीक नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए कोई निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। ये देखिए कौन सा है, सरस्वती विद्या मंदिर प्रक्रिया प्रबंधन, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। प्रक्रिया प्रबंधन को ठीक करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में ये प्रक्रिया प्रबंधन कमजोर आ रहा है। SBM महाराजगंज ने प्रक्रिया प्रबंधन और परिसर प्रबंधन दोनों ही बताए हैं, ठीक है, दोनों पे काम करिए, बहुत बढ़िया, ठीक। वित्त प्रबंधन किसी का कमजोर है क्या, वो लिख के बताइए थोड़ा। मतलब हमारे सब संभाग निरीक्षक देख ले, किसी का वित्त प्रबंधन नीचे, अच्छा नहीं है, लिखिए। ओके, ठीक, ठीक है। प्रक्रिया प्रबंधन शिवपाल जी का है, प्रक्रिया प्रबंधन ही PD SBM इंटर कॉलेज का है। ये तीनों में बी है नहीं, जो डंडा कौन सा नीचे है, बी तो वो बहुत ब्रॉड है, उसमें आता है 1 से लेके 2 के बीच में बी आएगा, पर वो कौन सा डंडा नीचे है वो बताना है आपको, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर हमें ये ध्यान में आ गया कि प्रक्रिया प्रबंधन लगभग इन सारे विद्यालयों का कमजोर है। तो प्रक्रिया प्रबंधन की, चाहे वो SOP बनाने की बात हो, सूचना प्रबंधन की बात हो,
अथवा शिकायत निवारण की बात हो, उस पर प्रांत के कार्यकर्ताओं ने थोड़ा ध्यान में लाकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए, तीसरा एरिया नेतृत्व का है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। नेतृत्व का बार चार्ट है, इसके 3 पैरामीटर हैं। एक है अनुदेशीय नेतृत्व, जिसको हम कहते हैं सामान्यतः शैक्षिक नेतृत्व। प्रधानाचार्य कैसे विद्यालय में शिक्षा शिक्षण की व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं, ये दिखाई देता है। संकाय नेतृत्व यानी कैसे प्रधानाचार्य अपने टीचरों को मोटिवेट करते हैं, उनका प्रशिक्षण करते हैं, ये ध्यान में आता है। तीसरा है संचालन परिचालन नेतृत्व, यानी कैसे प्रधानाचार्य प्रशासन के कामों का निपटारा करते हैं, प्रशासन चलाते हैं, अथवा मैनेजमेंट कमेटी के साथ संवाद है, अथवा समाज के साथ संवाद उनके कैसे है अच्छे। ये तीनों चीजें इस एरिया में दिखाती हैं। तो B+ मिला है इनको, ओवरऑल ग्रेड भी B+ है, और इसमें संकाय नेतृत्व को B मिला है और बाकी दोनों में B+ है। इसको ध्यान में आकर ये ध्यान में आ रहा है कि अनुदेश के नेतृत्व यानी तीनों दंडों में से अनुदेश के नेतृत्व का जो बार चार्ट है, इन दोनों की अपेक्षा में ऊपर है। यानी यहाँ के प्रधानाचार्य थोड़ा शैक्षिक नेतृत्व तो वाला अच्छा है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। प्रधानाचार्य अगर हो तो बधाई हो, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र के विद्यालय है, तो वहाँ के प्रधानाचार्यों ने शैक्षिक नेतृत्व उत्कृष्ट प्रकार से करना ही चाहिए। तो ये ध्यान में आ रहा है इसमें। चलिए, आपके नेतृत्व में कौन सा बार चार्ट नीचे है? अनुदेशीय नेतृत्व, संकाय नेतृत्व अथवा संचालन परिचालन नेतृत्व? लिखिए कौन सा कमजोर है। संकाय नेतृत्व, बहुत बढ़िया। आप तो तैयार बैठे थे, बिल्कुल टाइप कर दिया तुरंत। अब अभ्यास हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, देखिए तुरंत टाइप कर दिया। संकाय नेतृत्व में C मिला है, ओप्पो A5 महाराजगंज को, रायबरेली। प्रक्रिया प्रबंधन कहाँ आ गया यहाँ? पीयूष कुमार जी, ये एरिया बदल गया। चलिए, उमेश जी को B, यानी संकाय नेतृत्व कमजोर है इनका। ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर ये हमें ये ध्यान में आता है कि संकाय नेतृत्व पीयूष कुमार जी लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इंडिकेटर में कौन सा इंडिकेटर कमजोर है, तो यहाँ ध्यान में आएगा कि संकाय की सहायता प्रणाली, यानी जो हमारे अपने टीचर हैं, यानी संकाय ना फैकल्टी, यानी हमारे आचार्यों के प्रबोधन का या उनकी सहायता का, ये यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। कि क्या प्रधानाचार्य आचार्यों के साथ वार्तालाप करके उनके मोटिवेशन, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं? क्या उनको कोई कठिनाई आती है तो प्रधानाचार्य उन कठिनाइयों को दूर करते हैं? क्या उनको शैक्षिक सहायता में कोई हल निकालते हैं उनका? तो ये कहीं ना कहीं जो है, इसमें काम करने की आवश्यकता है कि संकाय की सहायता प्रणाली यहाँ कैसे विकसित हो सके। दूसरा है बाह्य विश्व के साथ के समक्ष प्रतिनिधित्व, एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसको कहे ना विद्यालय के बाहर सामाजिक सरोकार, जिसको हम कह सकते हैं। समाज के बीच में प्रधानाचार्य के संबंध और समाज में विद्यालय की छवि को ले जाने का काम कौन करेगा? तो प्रधानाचार्य। इसलिए सोसाइटी में विद्यालय को स्थापित करने का काम प्रधानाचार्य का है। तो वो कहीं ना कहीं इस काम में हम लोग कमजोर हैं, चाहे वो संस्कार केंद्रों का संचालन हो, या कोविड के तहत विद्यालय के द्वारा समाज सेवा के काम हो, चाहे वो संस्कृति बोध परियोजना के बीच के माध्यम से जो विद्या भारती बार बार आग्रह करती रहती है, उनके बीच में जाकर उनका नेतृत्व करना हो। ये सारी चीजें जो है, हमें कहीं ना कहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और संचालन प्रणाली की स्थापना, चूंकि SOP कमजोर आई है, प्रशासन कमजोर आया है, तो निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए कोई सिस्टम बनाया है कि नहीं, वो यहाँ पर ध्यान में आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें प्रबंधन के समक्ष प्रतिनिधित्व, ये भी एक बात यहाँ पर ध्यान में आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको आवश्यकता है सुधार की। चौथा एरिया महत्वपूर्ण है, वो है अध्ययन अध्यापन। इसमें देखिए, अध्ययन अध्यापन ये पूरी की पूरी तरह से शिक्षकों को फोकस करता है, आचार्यों को फोकस करता है कि हमारे आचार्यों का पढ़ने पढ़ाने का तरीका, अध्ययन अध्यापन का तरीका ये कैसा है, शिक्षकों की उनकी क्वालिटी कैसी है, वो यहाँ पर दिखते हैं। तो इसके 3 पैरामीटर हैं। एक है विषय ज्ञान, शिक्षण विधि और शैली। इसमें B+ मिला है, ओवरऑल ग्रेड भी B+ है इनको, और ओवरऑल ग्रेड भी B+ है, यानी ये उसके निकट है लगभग।
यानी इस विद्यालय का अध्ययन अध्यापन अच्छा है, ये प्रसन्नता की बात है। बाकी जगह तो कमजोर दिख रहे हैं, पर यहाँ इस विद्यालय का अच्छा है। मूल्यांकन प्रत्युत्तर यानी परीक्षा सिस्टम यहाँ का ठीक है, B+ मिला है, कक्षा नेतृत्व B मिला है। अब इसमें ये समझने की बात है, पहला जो विषय ज्ञान शिक्षण शैली यानी अपने आचार्यों के पढ़ाने की पद्धति कैसी है, क्या वो TLM का उपयोग करते हैं, क्या वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ध्यान देते हैं, क्या वो कक्षा में लेसन प्लान बनाकर जाते हैं, क्या वो शिक्षण पेडागोजी के बारे में जानकारी है, शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण विधियां क्या है, नवाचार क्या है, सृजनात्मकता क्या है, इनके बारे में। तो कहीं ना कहीं इनका मोटिव, इनका प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है, ये अगर कमजोर है तो। और दूसरा मूल्यांकन प्रत्युत्तर है, परीक्षा सिस्टम हमारा कैसा है, वार्षिक परीक्षाएं, मासिक परीक्षाएं, टेस्ट, उनके रखरखाव की व्यवस्था, ये सारी की सारी चीजें यहाँ देखी जाती हैं। कक्षा नेतृत्व यानी विद्यालय के कक्षा का व्यवहार, विद्यार्थियों के कक्षा का व्यवहार और क्लासरूम मैनेजमेंट, ये जो क्लास मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यहाँ कमजोर है। तो इसको हम देखेंगे तो इंडिकेटर वाइज यहाँ देखेंगे तो जो सबसे कमजोर इंडिकेटर यहाँ है वो है अध्ययन अध्यापन सामग्री का उपयोग। विद्यालय में अध्ययन अध्यापन तो ठीक है, पर जो बेसिक कंटेंट है टीचिंग के, यानी TLM के साथ पढ़ाएंगे हम, एक्टिविटी के साथ पढ़ाएंगे हम, उसमें कहीं ना कहीं ये विद्यालय अभी पिछड़ा है, कहीं ना कहीं इस पर काम करने की आवश्यकता है। यानी TLM के साथ शिक्षक कक्ष में प्रवेश करें और विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं इस पर काम करने की आवश्यकता है। कक्षा का वातावरण एवं संस्कृति, विद्यालय में भैया बहनों का कक्ष में व्यवहार और वहां विद्यार्थियों के बीच में कक्षा में कामों का बंटवारा अथवा क्लासरूम का डेकोरेशन अथवा कक्षा की दीवारें ये बोलती हैं और विद्यार्थी वहां से अध्ययन प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों में कमी है। देखिए अब वो समय गया ब्लैक बोर्ड टीचिंग का कि आपने जो लिखा और बच्चों को कहा कि उतार लो और ये याद कर लेना, ये पेपर में आएंगे और आपको उत्तर देना है। रटंत विद्या खत्म है। देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात निकल कर आई है कि रटंत विद्या यानी बहुत ज्यादा इस पर नहीं, इस मेथड पर काम नहीं करना है, बल्कि हमें विद्यार्थी ज्ञानार्जन करे, ज्ञान प्राप्त करे, सीखे, इस प्रकार का माहौल हमें अपने विद्यालय में बनाना पड़ेगा। इसलिए आने वाले 1-2 वर्षों में हमारे शिक्षकों का प्रबोधन ये बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए SC/SQ सिस्टम में ये जो सारी बातें ये पहले से कही हुई हैं कि टीचिंग नहीं लर्निंग पर फोकस करिए, ज्ञान प्राप्त करे विद्यार्थी, ये ध्यान। तो ये जो अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र है इसमें बहुत 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 काम करने की आवश्यकता है हमारे प्रधानाचार्य को, और नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ हमारे जो है इनको आगे बढ़ना है। इसलिए कक्षा संगठन, विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, कक्षा प्रबंधन और महत्वपूर्ण बात है शिक्षकों का स्वविकास। देखिए सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ टीचर, सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड समिति का अद्यतन ज्ञान एवं जागरूकता, ये हर जगह आया है। यानी शिक्षा क्षेत्र में जो 3 लोग प्रमुख हैं हमारे विद्यालय में, समिति, शिक्षक और प्रधानाचार्य, तीनों को अपने आप को अपडेट रखना होगा, अपग्रेड करना होगा, नई नई चीजें सीखनी होंगी, नई नई विधाओं में पारंगत होना पड़ेगा। इसको हमने कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। तो ये चारों एरिया हमने देखे। अब आपके विद्यालय में अध्ययन अध्यापन में कौन सा कमजोर है थोड़ा दिखाइए। सरस्वती विद्या मंदिर पूर्वा में 0 दिखा दिया। ओके, क्या दिखा दिया 0? चलिए पूर्वा की रिपोर्ट देखेंगे। ओके ठीक है, कौन सा एरिया पैरामीटर कमजोर है लिखिए, लिखिए प्रधानाचार्य, लिखिए। उन्नाव, महमूदाबाद, फतेहपुर, लिखिए। रायबरेली, कुमरावा, पूर्वा, कौन सा पैरामीटर कमजोर है तीनों में से? PDSBM इंटर कॉलेज, हाँ अच्छा सहायता। दीदी आप लिखिए कि कंप्यूटर आचार्य की सहायता ले रहे हैं। PDSBM इंटर कॉलेज, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सहायता ले लीजिए। विषय ज्ञान सी, ठीक है। एक कमजोर है फतेहपुर बाराबंकी का भी, इनका B कमजोर है, ठीक है। कक्षा नेतृत्व कमजोर है, ठीक है। तो देखिए भाई इन पर काम करने की आवश्यकता है। अब आपको इसके आधार पर चलिए अगला,
अगला हम देखें, और ये जो है ये आपको चारों एरिया के बार चार्ट यहाँ एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ये समझने की बात है कि सबसे कमजोर कौन सा है, तो सबसे कमजोर इसमें हमें प्रशासन दिखाई दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे काम करने की आवश्यकता है। देखिए, नेतृत्व अच्छा है, प्रधानाचार्य अच्छे हैं, पर प्रशासन कमजोर है। देखिए विरोधाभास, भाई जहाँ का प्रधानाचार्य अच्छा होगा वहाँ का प्रशासन भी अच्छा होगा, वहाँ का अध्ययन अध्यापन भी अच्छा होगा, पर कहीं ना कहीं प्रधानाचार्य ने अपनी क्षमताओं का भी जो है, जिसको कहना, विस्तार नहीं किया है। अभी विस्तार करिए भाई, अपनी क्षमताओं का पालन करिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक होगा और टीचिंग लर्निंग भी ठीक होगा। और जहाँ का शासन अच्छा है वहाँ का प्रशासन अच्छा होना ही चाहिए। मतलब मैनेजमेंट अच्छी है अगर, तो प्रशासन अच्छा होगा ही, स्वाभाविक रूप है। ये फ्लक्चुएट होते हैं एक दूसरे से, इसलिए प्रधानाचार्य अपने बाईं ओर भी बार करते हैं, दाईं ओर भी बार करते हैं, पर मैनेजमेंट अपने केवल दाईं ओर बार करते हैं। ये बार चार्ट से कई कहानियां निकल कर आती हैं, तो हम देख रहे होंगे कि ये तो कहीं ना कहीं इसको आवश्यकता है। और ये 40 इंडिकेटर को फिर से एक क्रम में दे दिया कि सबसे पहले कौन से इंडिकेटर इनको सुधारने होंगे। तो 1 से लेके 40 तक के इंडिकेटर, इनको फिर एक बॉटम टू टॉप की रेंज पकड़ा दिए। तो अगर इस विद्यालय को विकास करना है तो सबसे पहला इंडिकेटर निकाल लीजिए, पहले 5 इंडिकेटर। इन पहले 5 इंडिकेटर पर काम कीजिए। इनमें कौन कौन से सुधार करने, कौन कौन सी बातें लिखी गई है, कौन कौन सी चीजें हम करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रकार से आप ये काम यहाँ कर सकते हैं। तो आपके पास में भी ये आ गया है। और इस प्रकार से अब यहाँ जो है अनुपालन का स्तर अभी ये है इस विद्यालय का, पर भविष्य में इनको ये करना है आदर्श, यानी A+ में जाना है। तो इस विद्यालय को A+ में जाने के लिए कम से कम 3 वर्ष लगेंगे, मुझे लगता है। अब यहाँ के प्रधानाचार्य चाहेंगे कि 2 वर्ष में कर लें तो अच्छा है, या 4 वर्ष में कर लें तो बहुत ही अच्छा है। अब आप ये बताइए कि आप जो है, जो श्रेणी है आपकी, उससे A+ में आने में आपको कितना वर्ष लगेगा? चैट बॉक्स में लिखिए, कितना कठिन है प्रश्न। कितने वर्ष में आप A+ में आ जाएंगे, यानी इस स्थिति में आ जाएंगे? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, या कभी नहीं? कभी नहीं भी लिख सकते हैं राजकुमार जी, सब आप। ठीक है, हाँ, 2 वर्ष, बहुत बढ़िया। कुमरावा 2 वर्ष, ठीक है, पीयूष कुमार जी लिख रहे हैं 2 वर्ष। हरदोई, पूर्वा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसमें मैनेजमेंट कमेटी के लोग बैठे हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रधानाचार्य लिखे हैं ऐसा नहीं है, आप भी लिख सकते हैं कि नहीं ये प्रधानाचार्य कह रहे हैं 2 वर्ष गलत है, ये हम 5 वर्ष में करेंगे या 1 वर्ष में करेंगे। महमूदाबाद 2 वर्ष, शिवपुरी यादव 2 वर्ष, शिवपाल यादव जी, ठीक है, 2 वर्ष, ठीक है, ठीक है, 2 वर्ष। कोसगंज हरदोई, ठीक है, ये लिख लीजिए भाई साहब, राजन जी, राजन बाबू जी, राजकुमार जी, भाई साहब, जो जो आपके विद्यालय लिख लीजिए। आर्यन जी भाई साहब सब देख रहे हैं ये। आर्यन जी ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर हमारे सामने ये बात ध्यान में आ गई कि हम जो है इनको इस समय में कर सकते हैं। तो चलिए, ये इसके बाद हमारी स्थिति ये है कि यहाँ ये इंडेक्स है, इसमें एरिया, पैरामीटर और इंडिकेटर है। वो जो क्रमांक आपको ऊपर बताए थे ना, तो वो एक क्रमांक है 1 से लेकर 10 तक के। तो आपको कभी देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। और ये रिपोर्ट्स यहाँ पर खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर हमारे हाथ में रिपोर्ट्स हमें पकड़ में आ गई, समझ में आ गई, तो हम आराम से विद्यालय का विकास कर सकते हैं। और रिपोर्ट समझ में आ गई, क्या सारे प्रधानाचार्य जो बैठे हैं वो समझ गए ये रिपोर्ट्स? अगर हाँ तो हाँ लिखिए, किसी को कंफ्यूजन है तो ना लिख दीजिए, फिर अपन उस पर बातचीत कर लेंगे। समझ आ गई रिपोर्ट्स तो हाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब ये रिपोर्ट्स आ गई हमारे हाथ में। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम सामान्यतः डॉक्टर हमें कहते हैं ब्लड सैंपल देकर आओ, ब्लड रिपोर्ट आती है।
कौन सा शुगर लेवल है, कितना सोडियम पोटेशियम कमजोर है, कितना हीमोग्लोबिन कमजोर है, सब पता पड़ जाता है। पर उससे ठीक नहीं हो जाती। ठीक होने के लिए हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है कि क्या दवाई हमें खानी होगी जिससे हम ठीक होंगे। तो वही जो है, वही दवाई जो है वो एक्शन पॉइंट है। तो दूसरी रिपोर्ट जो आपके हाथ में है, दूसरी एक 80 पेज की, आप वो खोल लीजिए। ठीक है, अब आप वो खोल लीजिए। अब आपको देख रहे होंगे कि ये उसी विद्यालय की ये रिपोर्ट्स है। इसमें वो सुझाव लिखे हुए हैं सारे के सारे कि आप कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये 8 पेज तक तो वो इंडेक्स वगैरह हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये 7वां नंबर का जो पेज, 8वें नंबर का पेज है, इसमें यहाँ से ये सुझाव शुरू होते हैं। अब जिसके पास में रिपोर्ट से एक्शन पॉइंट, तो वो उसका 8वां नंबर पेज खोल लीजिए, अपन वहां पर बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उनको ये सुझाव दिया है कि विद्यालय पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अभिलेखन, ये इंडिकेटर इनका कमजोर है। ये इंडिकेटर वाइज यहाँ चीजें लिखी हुई है। अगर ये कमजोर है यानी क्या है, यहाँ ये अप्रदर्शित है। यहाँ कोई चीज यहाँ असेसर को मिली नहीं कि विद्यालय प्रबंधन के लोग जो है विद्यालय की मॉनिटरिंग करते हैं, ऐसे कोई साक्ष्य दिखे नहीं, यानी अप्रदर्शित है। ये जो संकेतक श्रेणी ऊपर लिखा है अप्रदर्शित, आपको भी यहाँ लिखा होगा, तो कहीं लिखा होगा अप्रदर्शित, कहीं विकासशील, कहीं कुशल, फिर संपूर्ण और विशिष्ट। ये 4 श्रेणियां हैं। सामान्यतः एक एक स्टेप ये आगे बढ़ना है। तो अप्रदर्शित यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी क्या स्थिति है, तो 2 लाइनों में ये लिखा है विद्यालय भेंट का अभाव, यानी विद्यालय मॉनिटरिंग का अभाव। विद्यालय की मॉनिटरिंग करती है ये समिति, ऐसा ये अभाव है। औपचारिक व अनौपचारिक विद्यालय भेंट की कोई प्रथा नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्थिति अभी है। तो यहाँ लिखा है विद्यालय के प्रदर्शन को अगले उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझावों की सिफारिश की जा रही है। तो अगर इस विद्यालय को अप्रदर्शित से अगली श्रेणी जो है विकासशील है, उसमें जाना है, तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप एकदम जो है पूरी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस विद्यालय को विकासशील में जाना होगा, तो क्या करना होगा, शाला प्रबंध समिति को विद्यालय के नियोजित भ्रमण करना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी जो है, प्रबंध कार्यकारिणी, नियोजित यानी योजनाबद्ध तरीके से विद्यालय की मॉनिटरिंग के लिए, विद्यालय के निरीक्षण के लिए जाए। ये काम अगर हो रहा है और लिख के आए, तो ये काम पहली चरण इनका पूरा हो गया। अब कितना सरल है, देखिए कितना सरल है। ये प्रबंध कार्यकारिणी तो आराम से कर सकती है, पर इसमें भी ये 6 महीने में ये काम हो सकता है। दूसरा है कुशल स्तर तक लाने के लिए शाला प्रबंध समिति को विद्यालय भ्रमण की आवृत्ति में सुधार करना चाहिए तथा शाला अवलोकन संबंधी टिप्पणियों व अभिलेखों का रखरखाव करना चाहिए। यानी हम बार बार प्रबंध कार्यकारिणी बार बार मॉनिटरिंग के लिए जाए विद्यालय में, सप्ताह में 1 बार, महीने में 2 बार, अथवा जो भी है, और उनमें जो हम कह के आए हैं उसको लिखकर आए रजिस्टर में, आज ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो ये काम यहाँ से कुशल स्तर तक, फिर इसी प्रकार संपूर्ण स्तर तक जाने के लिए ये 3-4 सुझाव दिए हुए हैं, विशिष्ट स्तर पर जाने के लिए 3-4 सुझाव दिए हैं, और अंत में ये इस प्रकार से कुछ नीचे सुझाव दिए हैं। विद्यालय के घोषित तथा अघोषित दौरे करना, शाला भ्रमण की योजना विशिष्ट उद्देश्यों एवं परिणामों पर आधारित हो। केवल ऐसे ही चले गए, घूमे आए, ऐसा नहीं, निश्चित उद्देश्य लेकर हम विद्यालय के भ्रमण के लिए जाएं। विद्यालय अवलोकन की टिप्पणियों को हमेशा अभिलिखित करना, यानी लिखकर आना। विद्यालय को अगर हम विजिट पर जा रहे हैं तो लिख कर आए। तो ये ऐसे सुझाव, मतलब एक एक इंडिकेटर में हर स्तर पर जाने के लिए काम लिखे हुए। और भाई साहब, मेरा तो निवेदन है सारे प्रधानाचार्यों से, एक बार अभी ये लॉकडाउन भी चल रहा है, अनलॉक भी हो गया, पर अभी विद्यालय बंद है, इस रिपोर्ट्स को बड़ी आराम से और बड़ी बारीकी से आप पढ़ लीजिए। इसमें आपको वो सारे सुझाव मिलेंगे, एक एक इंडिकेटर वाइज, और एक एक इंडिकेटर में आपको कई प्रकार के काम करने को मिलेंगे। तो आप इस रिपोर्ट्स के आधार पर कम से कम पहली दृष्टि में 50 काम निकाल लीजिए,
जो विद्यालय में हम तुरंत कर सकते हैं, उन 50 कामों की सूची बनाइए। वो हर एरिया के 2-2 काम निकाल लीजिए, शासन प्रशासन नेतृत्व अध्यापन, 2-2 इंडिकेटर निकाल लीजिए, उसके काम निश्चित कर लीजिए और एक कागज पर लिख लीजिए, उसकी फोटो खींचिए और ये राजकुमार जी भाई साहब, राजेंद्र बाबू जी भाई साहब, इनको भेज दीजिए। प्रांत इसका संग्रहण करके रखेगा कि हाँ ये काम ये करेंगे। तो इसके हिसाब से हमें पता पड़ जाएगा कि हम क्या क्या काम करेंगे इस रिपोर्ट्स के आधार पर। तो ये इस प्रकार से सारी रिपोर्ट्स, ये 80 पेजों की, हर प्रकार से इसमें ये सारी बातें कही गई हैं। इन रिपोर्ट्सों के आधार पर हम अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं और जल्दी ही इसको निरीक्षण कर सकते हैं। और हर 6 महीने में राजेंद्र बाबू जी बैठे हैं, भाई साहब राजकुमार जी भाई साहब बैठे हैं, सारे संभाग निरीक्षक बैठे हैं। हर 6 महीने में हमने इनके काम निकालना, क्रियान्वयन करना और प्रांत को इससे अवगत कराना कि हम ये काम इसके सुधार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम 3 वर्षों में 2 वर्षों में जो हमने कहा है उसके आधार पर A+ श्रेणी हम प्राप्त कर लेंगे। SCSQ की ये जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स हमारे लिए आधार बने और इस आधार के आधार पर इसके आधार पर हम अपने विद्यालय के विकास की कोई योजना बना सकें, ऐसा निवेदन है। और सीधे ही मैं इस बैठक के अंतिम चरण के लिए आदरणीय दिनेश जी को आग्रह करता हूँ। धन्यवाद राकेश जी भाई साहब। काफी विस्तार से अभी मानक परिषद के बारे में भी और हमारी जो रिपोर्ट है जो हमारे पास है उसका अध्ययन कर कैसे हम अपने विकास की योजनाएं बना सकते हैं, अंशकालीन और दीर्घकालीन, उसकी चर्चा राकेश जी ने की है। हमको लगता है पहले तो इधर जब हम लॉकडाउन के पीरियड में है, विद्यालय अभी नहीं चल रहा है, तो उसका अध्ययन करके और उसकी एक विस्तृत योजना हम तैयार कर सकते हैं अपने समिति और आचार्यों के साथ बैठकर। हमारे जो संभागीय निरीक्षक हैं ये भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे तो शायद अच्छी योजना बन पाएगी।